नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। वर्तमान महामारी के बीच हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी न होने पाए। इसलिए यह हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समय से पहले खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक मुहैया कराई जाएं। अपने आज के इस कार्यक्रम में भी हर बार की तरह आपके लिए लेकर आए हैं 3 सेगमेंट्स: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होंगी कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। अपने कार्यक्रम के पहले भाग में आपको जानकारी देने वाले हैं टमाटर के प्रसंस्करण के बारे में। उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे आत्मा स्वरूप सफल पुष्प उत्पादक से, और अंत में बात होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टमाटर हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है। हमारे देश के कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि टमाटर की खेती करके आज के समय में भी अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, लाइकोपिन और पोटेशियम पाया जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी क्षमता होती है। ये जल्दी खराब होने वाली फसल है, इसलिए इसका प्रसंस्करण जरूरी है। पूरी दुनिया में करीब 45,82,000 हेक्टेयर पर टमाटर बोया जाता है। उत्पादन 15 करोड़ 5 लाख टन के आसपास है। उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ 865 हेक्टेयर पर टमाटर उगाया जा रहा है और पैदावार 17,000 टन के आसपास है। ये मात्रा विश्व उत्पादन का 11% है। टमाटर की उपज के मामले में आंध्र प्रदेश पहले, कर्नाटक दूसरे और ओडिशा तीसरे नंबर पर है। अमेरिका 1 हेक्टेयर में 81 टन, इटली 50.7 टन, मिस्र 39.5 टन और चीन 48 टन का उत्पादन कर लेता है। लेकिन भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 19.5 टन है। यहाँ तक कि विश्व उत्पादन का औसत भी करीब 32 टन है। इसका मतलब हुआ कि उत्पादकता के मामले में भारत बहुत पीछे है। इसके बावजूद कई बार ज्यादा पैदावार की वजह से टमाटर के भाव गिर जाते हैं और किसानों के तुड़ाई की लागत भी नहीं मिल पाती। इस वजह से कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी यानी टमाटर का प्रसंस्करण बहुत जरूरी है। प्रसंस्करण में लाल रंग के टमाटरों को पीसकर कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के माध्यम से कई तरह के प्रसंस्करण उद्योग शुरू हो चुके हैं। प्रसंस्करण इकाई में हर क्वालिटी का टमाटर काम आ जाता है, बस वो काला और हरा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई टमाटर आता है तो उसे छांट कर अलग कर दिया जाता है और फिर उन्हें धोकर बेल्ट की मदद से क्रशर में डालते हैं। यहाँ एक बार फिर उनकी छटाई होती है और खराब टमाटरों को निकालकर बाहर कर दिया जाता है। क्रशर मशीन टमाटर को पीस देती है। अब पिसे हुए द्रवण में बीज भी हैं और छिलके भी। यहाँ से इसे प्लम्पिंग मशीन में ले जाया जाएगा। ये मशीन बीज और छिलकों को अलग कर देती है। अब हमारे पास शुद्ध पल्प है जिसे कॉन्सेंट्रेटर में ले जाया जाएगा। यहाँ 28 ब्रिक का टमाटर पल्प तैयार होता है। इसके बाद टमाटर पेस्ट स्टरलाइजर में भेजा जाता है। यहाँ से पेस्ट को पिलर की मदद से बैगों में भर देंगे। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में पानी निकलता है। ये पानी पोषक तत्वों से भरपूर है और फसलों की सिंचाई में काम आता है। प्रसंस्करण के बाद प्राप्त पेस्ट को बोतलों में भर लेंगे। ये पेस्ट जल्दी खराब नहीं होता और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इससे कई तरह का उत्पाद तैयार किया जा सकता है। किसानों को मनचाहा भाव चाहिए और प्रसंस्करण कंपनियों को अपनी जरूरत के हिसाब से फसल। यही वजह है कि पीपीपी मोड में टमाटर का प्रसंस्करण कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग के जरिए किया जा रहा है। कंपनियां मिट्टी की जांच से लेकर दवाओं के छिड़काव तक हर कदम पर किसानों का मार्गदर्शन करती हैं। ऐसा नहीं है कि सारा टमाटर कंपनियां खरीद लेंगी। अगर खुले बाजार में ज्यादा रेट मिल रहा है तो किसान 25% फसल वहां भी बेच सकते हैं और बाकी 75% कंपनी को। इतना ही नहीं, अगर उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया है तब भी कंपनियां कम से कम 75% फसल खरीद लेती हैं।
आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। अथर्ववेद में कहा गया है, धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, ठीक उसी तरह धरती माँ इंसानों का पेट भरती है। लेकिन अंधाधुंध रसायनों के उपयोग के कारण धरती की सेहत खराब हो रही है और इसी समस्या का समाधान सरकार ने निकाला है प्राकृतिक खेती। और इसके बारे में आइए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर JPS डबास से। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से हस्तक्षेप कम से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती हैं कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जो सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं।
क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं, और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उछली रहती हैं, ऊपर रहती हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे, अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं। उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है, कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें, और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं। और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का। तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं, बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसल ले लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फसल फलदार बहुवर्षीय पौधे हो गए, कुछ एक वर्षीय हो गए, और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज हो गए। तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको आज के सफल किसान से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।
जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। यूँ तो हमारे देश में कई तरह की पारंपरिक फसलों की खेती होती है, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कि खेती किसानी के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते हैं। उन्हीं में से एक हैं आत्मस्वरूप जी, जो कि फूलों की खेती करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कौन कौन से फूलों की खेती करते हैं, किस तरह से आधुनिक तकनीकें अपनाकर फूलों की खेती को नए आयाम दे रहे हैं। आत्मस्वरूप हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव महोग में रहने वाले सफल पुष्प उत्पादक हैं। कुछ समय पहले तक इनके क्षेत्र के अधिकांश लोग गेहूं, जौ, मक्का और सब्जियां ही उगाते थे, लेकिन आत्मस्वरूप द्वारा किए गए नए प्रयासों के कारण फूलों की खेती से भी जुड़ने लगे। पिता के गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी आत्मस्वरूप की मां पर आ गई थी। ऐसे में आत्मस्वरूप को 10वीं के बाद ही घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कई कामों से जुड़ना पड़ा। आत्मस्वरूप की जिंदगी तकलीफों से गुजर रही थी। वे अपने खेत में गेहूं और जौ बोकर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर कर रहे थे। इसी बीच उन्हें किसी ने फूलों की खेती करने की सलाह दी। वर्ष 1990 में आत्मस्वरूप ने महाराजा पटियाला फार्म से ग्लैडियोलस की किस्म खरीदकर खुले खेत में खेती करनी शुरू कर दी। वे दिन रात एक कर फूलों की खेती करने लगे। अच्छी गुणवत्ता की फूलों की मांग भी बाजार में होने लगी। फूलों की बिक्री होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। आत्मस्वरूप ने ग्लैडियोलस की 30,000 घनकंद खरीदे और उसके बाद हॉलैंड से किस्मों का आयात भी किया। आत्मस्वरूप को फूलों की खेती करने में कृषि विज्ञान केंद्र सोलन से भी सहायता मिली और दिशा मिली। देखते ही देखते आत्मस्वरूप महोग में नहीं बल्कि पूरे देश में छा गए। 1996 में आत्मस्वरूप ने कार्नेशन की 4 किस्मों का खुले खेत में उत्पादन किया। इसमें भी उन्हें अपार सफलता मिली। आत्मस्वरूप ने अपने खेतों में पॉली हाउस बनवाए और कार्नेशन की खेती को पॉली हाउस में स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने गुलदाउदी और गुलाब की किस्मों की खेती कर अपने उद्योग को विविधीकृत बनाया। खेती में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग करके अपने खेत में पानी का उचित बंदोबस्त भी किया। उन्होंने अपने गांव और आसपास के किसानों को भी फूलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी सफलता से किसान प्रभावित होकर अन्य किसान भी अब फूलों की खेती से जुड़ने लगे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है। कामयाबी के इस सफर में आत्मस्वरूप को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उन्हें जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुष्प उत्पादक और उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। यूं तो हमारी वर्तमान सरकार किसानों के हितों के लिए कई तरह की योजनाएं लागू करती रहती है, लेकिन एक ऐसी योजना है जिससे कि किसानों को मुश्किल समय में भी आर्थिक लाभ मिलता है और वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ, ये एक ऐसी योजना है जिसमें साल भर के दौरान किसान परिवारों के खातों के अंदर 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किस्तों में डाले जाते हैं। इससे किसानों को कई तरह के आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। वे आसानी से उर्वरक, बीज और खेती किसानी का सामान तो खरीद पाते ही हैं, साथ ही अपनी निजी जीवन के लिए भी अगर उस पैसे का उपयोग करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी अब तक 10 किस्तें जा चुकी हैं। पीएम किसान योजना का ऐलान 1 फरवरी 2019 को आम बजट के दौरान किया गया था और इसे 24 फरवरी को लॉन्च किया गया था, लेकिन शुरुआत दिसंबर 2018 से ही मानी गई। इस तरह फरवरी 2019 में सम्मान निधि की पहली किस्त जारी की गई और अब तक इसकी 10 किस्तें आ चुकी हैं। 10वीं किस्त में 10 करोड़ 67 लाख किसानों के खातों में करीब 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस तरह इन 10 किस्तों में सरकार 1,80,000 करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों को दे चुकी है। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है, यानी इसमें राज्यों को अपनी तरह से एक पाई भी खर्च नहीं करनी पड़ती। हाँ, किसान की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। शुरुआत में इस योजना को सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए चलाया गया था, लेकिन बाद में सभी किसानों को शामिल कर लिया गया। अगर किसी वजह से आपको 10वीं किस्त नहीं मिल पाई है तो अपनी KYC जरूर करा ले और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो जानकारी उपलब्ध कराई थी उसे भी चेक कर ले। सारी जानकारियां दुरुस्त होने पर ही आपके खाते में रकम आ पाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मिले 6,000 रुपए से किसान उर्वरक, बीज, कीटनाशक या कोई और जरूरी सामान खरीद सकते हैं। इस तरह उन्हें जरूरत के समय पैसा मिल जाता है और छोटी छोटी जरूरतों के लिए साहूकार के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता। हमारे देश में लगभग 14 करोड़ किसान परिवार हैं और इनमें से 12 करोड़ के आसपास किसान परिवार जुड़ भी चुके हैं। परिवार का मतलब है पति, पत्नी और नाबालिग संतान। योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके लिए पंचायत सचिव या पटवारी या स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा नजदीकी डाकघर से भी संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। बस आपको वेब पोर्टल www.pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इस पोर्टल पर KYC की सुविधा भी उपलब्ध है और इसी पर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ग्यारह फरवरी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 60वें दीक्षांत में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में आज देखा जाए तो बहुत कुछ संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से ऐसे जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के प्रयासों से, किसान की मेहनत से और नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो नई नई वैरायटियां निकली और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर हम खाद्यान्न के अंदर सरप्लस हुआ है। और जहां एक समय था कि हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे,
लेकिन आज खाद्यान्न के अंदर हम उत्पादन करने में बहुत अच्छी स्थिति में है और हमारे भंडारण के अंदर भी क्षमता बहुत अच्छी है वहाँ पर आज भी। तो मुझे लगता है कि यही भारत का भविष्य है, जो आने वाले समय के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, नई फसल की वैरायटी को लाकर और किसान को आगे बढ़ाएंगे, किसानी को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो भी जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं, जिसमें चाहे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, तो इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। और अब वो समय आ चुका है कि जब अब किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण पिलर है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2022 तक हमें वो संपूर्ण होते तक डबल करनी है इनकम, तो उसके लिए एक तो उसका किसान के लिए महत्वपूर्ण ये है कि उसको भंडारण की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म का बीज मिले और लागत कम हो और मार्केट मिले। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। इसके लिए चाहे किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए किसान सम्मान निधि का भी पैसा दिया जा रहा है, MSP के ऊपर खरीद की जा रही है। ये सारी इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में किसान को आत्मनिर्भर बनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। और देश को आत्मनिर्भर तभी बनेगा देश हमारा जब हमारा किसान समृद्ध होगा और किसान आत्मनिर्भर होगा। दीक्षांत समारोह के अंदर निश्चित रूप से जो हमारे युवा हैं वो यहाँ से जो ज्ञान अर्जित किया है उसको गाँव में ले जाएंगे और किसान के खेत तक ले जाएंगे और किसान के उस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें, तो निश्चित रूप से इसका किसान को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा email ID है krishidarshandddk@gmail.com। और अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।